उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य जिसने अपना अस्तित्व काफी संघर्षों के बाद पाया। उत्तर प्रदेश से अलग होने की मांग ने ना जाने इस भूमि में कितने ही हिंसक कांड करवाए, पर अंत में सन 2000 में यह भारत का 27वां राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना गया। अपने 21 साल के इस लंबे समय काल में इस राज्य ने कई घटनाएं घटते हुए देखी। उत्तरांचल से उत्तराखंड होने का दौर, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा निजी स्वार्थ तथा निष्क्रियता से अपने अधिकारों का प्रयोग करने का दौर, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के अभाव का दौर, शिक्षा के क्षेत्र में आगे ना बढ़ पाने का दौर, गांव के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करने का दौर। ना जाने ऐसे कितने ही कारण हैं जो आज भी इसके विकास की राह में अड़चन बने हुए हैं। 21 साल के अंतराल कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान इस राज्य की सत्ता की कमान संभाली, पर जब उत्तराखंड के विकास की बात आज भी कभी की जाती है तो 21 साल पूर्व की भांति ही देखने को मिलता है। समय के साथ राजनेताएं बदले, लेकिन विकास की गति पहले की समान ही रही। योजनाएं काफी बनी, परंतु अमल किसी पे भी नहीं किया गया। हर 5 साल में आम जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। उत्तराखंड, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध है, आज भी विकास की राह को ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। पर जब उत्तराखंड की स्थिति तमाम अन्य राज्यों से मिलाई जाती है तो उत्तराखंड अपने आप को काफी पिछड़ा हुआ देखता है। जब यहाँ के युवक अपने प्रदेश में ही रोजगार ना पाने के बजाय देश की राजधानी की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ के कार्य प्रणाली पे कई सवाल उठते हैं। आज हर कोई दिल्ली में जाकर काम करना पसंद करता है, वहाँ रहना पसंद करता है, पढ़ना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे आज ये सब मुमकिन बनाया गया है। वहाँ की सरकार लोगों की जरूरतों को समझती है, लोगों के हित में कार्य करती है। आखिर एक आम आदमी के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि उसका परिवार एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, जिसके लिए जरूरत होती है एक अच्छे घर की, बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की, जिसको आज दिल्ली सरकार द्वारा भली भांति ही पूर्ण किया गया है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हुए आज श्री अरविंद केजरीवाल पूरे दुनिया भर में अपने कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं। देश की राजधानी के बाद अब उनका एक ही प्रयास है कि आम आदमी पार्टी देश के हर राज्य में अपना अस्तित्व कायम करे और वहां के लोगों को विकास की तरफ लाने की राह में आगे बढ़े। और वहीं इन्हीं सब के बीच उत्तराखंड में भी पचवादून विकास नगर में एक ऐसी ही कार्यकर्ता है जो कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करती है, जिनका नाम है डिंपल सिंह। चलिए जानते हैं उनके बारे में। पचवादून विकास नगर में आजकल एक नेत्री डिंपल सिंह का नाम तेजी से उभर रहा है। डिंपल सिंह आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं तथा पचवादून के निवासियों से इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि लोग इन्हें अपनी हर समस्याओं के समय अपने साथ पाते हैं। वो पचवादून में फैली अनेक विसंगतियों एवं समस्याओं के लिए खुलकर विरोध करती हैं तथा जनमानस के साथ पूरी संवेदना के साथ जुड़ी रहती हैं। आप नेत्री डिंपल सिंह का जन्म 5 अप्रैल 1987 को देहरादून जनपद में हुआ। उनके पिता का नाम साधुराम तथा माता का नाम चेतन देवी है। डिंपल सिंह अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं। उन्होंने देहरादून से बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में सेंटर हेड पर कार्य किया है और इसी के साथ साथ लोगों को पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी जागरूक करती रही हैं। विवाह के पश्चात वो विकासनगर विधानसभा के ग्राम भीमावाला आ गई। डिंपल सिंह का झुकाव हमेशा से लोगों की सेवा तथा जनमानस की समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष करने में रहा है। इन्हीं सब के दौरान जब देश में अन्ना हजारे और केजरीवाल जी द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम छेड़ी गई थी तो उनके कई सारे विचारधाराओं ने डिंपल को प्रभावित किया था, जिसके बाद उन्होंने समाज सेवा करने का निश्चय कर लिया। सांसारिक जीवन में अपनी भूमिका निभाने के बाद भी उन्होंने अपनी उपस्थिति एक समाज सेविका के रूप में अपने क्षेत्र के हर अहम कार्यों में दी। समय के साथ साथ उन्होंने अपना हर कर्तव्य निभाया,
पर जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ कार्य अगर चुनाव लड़कर ही किया जा सकता है, तो उन्होंने सन 2019 में निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिसमें सत्ता दल के सामने वो बहुत ही कम अंतर से हार गई। लेकिन लोगों द्वारा दिया गया स्नेह उन्हें खूब हासिल हुआ। फिर जब 2020 में आम आदमी पार्टी द्वारा इन्हें विकासनगर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो इन्होंने पार्टी के विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराया, पार्टी के साथ क्षेत्र के लोगों का संबंध मजबूत किया और अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझते हुए विकासनगर क्षेत्र में आज आपको एक मजबूत स्थिति प्रदान की है। वहीं 2020 में जब कोरोना से देश का हर क्षेत्र प्रभावित था, तब डिम्पल सिंह द्वारा नॉन वुमेन बैग बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई, जिसके माध्यम से महामारी के वक्त कई परिवारों को रोजगार दिया गया। और बात करें इस वर्ष की, तो डिम्पल सिंह मास्क, सैनिटाइजर, जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध कराना, ऐसे ही हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को इस महामारी से बचाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा सके। अपने क्षेत्र के प्रति इनका हर कर्तव्य सराहनीय है। लोग से प्राप्त स्नेह इन्हें और आम आदमी पार्टी को भविष्य के चुनाव में एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है। मैं डिम्पल सिंह, आम आदमी पार्टी से, साथ में मैं एक छोटी सी फैक्ट्री का भी संचालन करती हूँ, जिसका नाम है तारा ग्रीन्स, जिसमें हम नॉन वुमेन बैग बनाते हैं। जब हम उत्तराखंड की राजनीति, अपने देश की राजनीति देखते थे, तो स्टार्टिंग से जैसे होता है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले आजकल की युवा जनरेशन हो, चाहे हमारे नॉर्मल पीपल, वो राजनीति से आजकल दूर भागने लगे थे। उनको लगता था कि पॉलिटिक्स अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए या फिर नाम कमाने के लिए रह गई, समाज सेवा से अब उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। तो हमने देखा, जब से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी, जो एक कॉमन मैन के लिए जो काम होने चाहिए आम आदमी के लिए, वो सब काम हमने इस पार्टी में देखे। जैसे गरीबों के लिए कितना, एक मिडिल क्लास के लिए या गरीब वर्ग के लिए कितना ज़्यादा आम आदमी पार्टी काम कर रही है। तो हमने देखा कि ये लोग राजनीति नहीं करते, कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं ये पार्टी। तो जब इसकी विचारधारा से मैं प्रभावित हुई, तो मुझे लगा कि ये एक पार्टी है जो राजनीति ना करके राजनीति को बदल रही है, उसके परिप्रेक्ष्य को, उसकी परिभाषा को बदल रही है। तब से मुझे लगा कि हमें एक ऐसे आंदोलन से जुड़ना चाहिए। मैंने अभी 2 साल पहले एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिला पंचायत। उसके बाद थोड़ा सा अनुभव भी हुआ और ये लगा कि अगर हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जिससे हम असंतुष्ट हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, तो हमें कहीं ना कहीं पावर में आना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें वहाँ तक जाना पड़ता है जहाँ पर हम चीज़ों को आसानी से बदल पाएँ। क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, हम ऊपर तक अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, तो हम चाहने के बावजूद भी चीज़ों को नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जब ऐलान किया केजरीवाल जी ने कि इलेक्शन लड़ने जा रही है 70 विधानसभा सीटों में, वैसे तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे उनकी विचारधारा से, तो हम सक्रिय रूप से हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, हमने जो नई टीम जो बनाई है, हम सब यहाँ पर एक तरह से पार्टी का प्रचार करने लगे और लोगों को विचारधारा बताने लगे कि क्यों आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आना चाहती है। हम जब भी किसी नेता की डिबेट सुनते हैं या उनके भाषण सुनते हैं सरकार में बैठे हुए उन लोगों की, तो वो पलायन पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें बना कर रख देते हैं, लेकिन उन पर कभी काम नहीं हुआ है। वो लोग कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान ना देने की वजह से सिर्फ बातों की राजनीति करते हैं। जैसे कि आप सोचिए, पहाड़ों पर पलायन हो क्यों रहा है? अब वहाँ पर देखेंगे अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे रोजगार नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। जब वहाँ पर ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वही नहीं है, तो पलायन तो होना स्वाभाविक है। तो हमने ये देखा कि जब आप जनता को उनकी फैसिलिटी देंगे जहाँ पर वो रह रहे हैं, पहाड़ का कोई भी दुर्गम क्षेत्र हो, आप वहाँ पर फैसिलिटी पहुँचा पा रहे हैं, आप वहाँ पे लाइट, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ पे अच्छी सड़कें, अच्छा रोजगार दे रहे हैं, तो पहाड़ का आदमी कभी नीचे नहीं आएगा काम करने के लिए। वो वहीं पर अपना जीवन यापन करेगा और अच्छी सुविधाओं से अपने और अपने आने वाले भविष्य के लिए वहीं पर सपने संजोएगा। तो इन चीज़ों से हम बड़े परेशान थे। तो जब केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी जो इलेक्शन जब वो लड़ रहे हैं, तो उनके पहाड़ के प्रति क्या नीतियाँ हैं या जो मैदानी क्षेत्र के बारे में क्या नीतियाँ हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो जो एरियाज़ हैं, पहाड़ के जो क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं। पहाड़ में क्या होना चाहिए, चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से हम पलायन रोक सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में किस तरह की ज़्यादा समस्याएँ हैं, युवा वर्ग की ज़्यादा समस्याएँ क्या हैं, या हमारी महिला सुरक्षा के बारे में हम बात करेंगे, महिलाओं की
लिए क्या होना चाहिए। तो हर पॉइंट्स पर केजरीवाल जी की जो विचार हैं, जो उनके काम करने की नीति है, वो क्लियर है। वो चाहते हैं कि पहाड़ों में वो सब सुविधाएं मिले जो हमारे मैदानी क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। कई बार लोग कहते हैं कि आप दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, आप उसकी उत्तराखंड से क्यों तुलना करते हैं? क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने तरह के लोग हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली में इतना बेहतरीन काम, वर्ल्ड क्लास काम केजरीवाल जी ने करके दिखाया, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? जबकि यहाँ पर तो दिल्ली से भी ज़्यादा संसाधन है। अब बात करेंगे तो कितनी ज़्यादा वन संपदा है, यहाँ पे टूरिज्म के कितने ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे नदियाँ यहाँ पर है, बिजली यहाँ पर बन रही है, पानी यहाँ पर है, तो आप क्यों नहीं उन चीज़ों को डेवलप करने की तरफ ध्यान देते? औषधि से भरे हुए हमारे वन हैं, आप औषधि को बढ़ावा दीजिए। सिर्फ जैसे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से बयान देते, सिर्फ भांग की खेती करने से हमारे यहाँ पे विकास नहीं हो सकता, उसके अलावा भी आपको चीज़ें खोजनी पड़ेंगी। इतना सब कुछ आज हमारे यहाँ है। शिक्षा में कभी हमारा उत्तराखंड, हमारा देहरादून हब हुआ करता था, आज शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी की आप बात करें तो पहाड़ों में आज भी पगडंडियों पे चलकर लोग, चार लोग कंधों पर या चादर में लपेट कर मरीज को ले जाते हैं। इस तरह के हम दृश्य देखते हैं। ये मात्र संवेदनाएं रह गई हैं। हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि चक्राता से त्यूनी आते आते मरीज की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। ये सिर्फ हमारे लिए संवेदना क्यों बन रही है? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप देखिए 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है, महामारी ने विकट रूप लिया है। पिछले साल जितना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हमारे राज्य में या देश में, उससे कहीं अधिक इस बार हुआ है। तो सरकार की क्या तैयारियां थी? हमें दुख हुआ कि उत्तराखंड में सब कुछ होने के बावजूद भी, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी, यहाँ पर उस तरह की कोई फैसिलिटी नागरिक को नहीं मिल पा रही है। जो उत्तराखंड आज़ाद कराने के लिए, उत्तराखंड अलग से बनाने के लिए जो शहीदों ने बलिदान दिया था, जिस वजह से उत्तराखंड बना था, उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। बताना चाहूँगी पिछले 1 साल से जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार कोई इलेक्शन लड़ी, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो जिला पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो ग्राम प्रधान के इलेक्शन हो, बहुत अच्छा वहाँ से हमें रिजल्ट मिला है। चाहे आप हिमाचल के इलेक्शन को ले लीजिए, आप महाराष्ट्र के इलेक्शन को ले लीजिए, आपने अभी कुछ दिन पहले गुजरात के इलेक्शन में देखा कितना प्रभावशाली वहाँ पर रिजल्ट आया है। पंजाब में ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे विधायक जीते हुए हैं। इस तरह से हमने देखा कि जनता क्या चाह रही है, जनता एक बदलाव चाह रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि लोग कहते थे कि मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर। मोदी जी को क्यों लाना चाहते थे लोग? क्योंकि वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनको लगता था कि शायद हम एक अच्छा विकल्प चुनेंगे तो हमारी परेशानी कम होगी। लेकिन 7 साल में जब से भाजपा सरकार आई है, वो जितनी उन्होंने उम्मीद की थी भाजपा सरकार से, कहीं ना कहीं वो सारी उम्मीदों पे भाजपा सरकार नाकामयाब साबित हुई है। अब वही जनता का फिर से मन बन रहा है कि जब हमने एक जो कहते 60 से 70 सालों से जो लगातार पार्टी शासन कर रही थी, हमने उसे बदल के दूसरी पार्टी को चुना और वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई, तो एक ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली में कुछ करके दिखाया, जिसके प्रमाण पूरा विश्व देख रहा है। कहते हैं कि साक्ष्यों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिसके काम को आज पूरा देश देख रहा है, जिस मुख्यमंत्री को आज हर कोई जानता है। इवन क्या होता है कि हम अधिकतर देखते हैं कि बच्चे हर राज्य के मुख्यमंत्री को या हमारा युवा हर राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, लेकिन भारत में केजरीवाल जी को किसी भी भारत के किसी भी कोने में कोई युवा रह रहा है, कोई भी आदमी रह रहा है, आम आदमी भी रह रहा है, वो भी जानते हैं कि ये केजरीवाल जी है। इन्होंने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बहुत अच्छा काम किया है। तो वो जो काम उन्होंने किया है, उनको काम के आधार पर लोग चाह रहे हैं, उनका काम उनको वोट की तरफ ले जाता है। हम बात करते हैं अभी जैसे कि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए, जहाँ पर आम आदमी पार्टी लड़ी, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो उत्तराखंड में आपने ये भी देखा होगा कि उत्तराखंड के जो हमारे अधिकतर पहाड़ी वर्ग के लोग हैं, हमारे चाहे गढ़वाल मंडल हो, चाहे कुमाऊं मंडल हो, अधिकतर दिल्ली में निवास करते हैं। वो भी उस विकास को देख रहे हैं जो दिल्ली में हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। उनके जो बड़े बुजुर्ग पहाड़ में रहते हैं और वो खुद दिल्ली में जॉब करते हैं, तो वहाँ से भी उनको लगातार ये संदेश प्राप्त होते हैं कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल सरकार है, ऐसी उत्तराखंड में भी बननी चाहिए। हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें हर तरह की फैसिलिटी है। आज वहाँ पे जहाँ पर 20,000 में भी गुजारा नहीं हो पाता था दिल्ली जैसे महानगर में, आज वहाँ 10,000 में भी लोग गुजारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के इतने ज़्यादा अवसर प्राप्त हो गए कि कम आमदनी में भी एक आम आदमी अपना घर चला सकता है। यही उम्मीद उत्तराखंड के लोग रख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में अगर केजरीवाल की सरकार बनती तो शायद वहाँ पर भी ये सब काम होगा।
मैं इसमें स्पष्ट कर दूँ, जैसे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व से भी हमें लगातार आदेश मिलते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर चाहे किसी भी तरह का एक मैनिफेस्टो आएगा, वो क्षेत्र के उस जिले के उस उसके हिसाब से आएगा। जैसे कि युवाओं के लिए क्या हमें करना चाहिए, शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे कि दिल्ली में रोजगार मेला लगता है जिसमें हर साल 30 से 40 हज़ार युवाओं को रोजगार मिलता है, इसी तर्ज पर यहाँ पर भी बहुत सारे रोजगार के ऑप्शन खोले जाएंगे। सबसे पहले देखा जाएगा कि किन संसाधनों से हम ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करें। उत्तराखंड के संसाधनों से ही उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देना है, और उसके ऊपर सिर्फ मैं या हमारे कुछ लोग मास्टर प्लान नहीं करेंगे, वो ऊपर से पूरा मास्टर प्लान आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके पास रेडी है। वो बस हमें एक धरातल पर उतारना है, उस पर लगातार पहाड़ों के लिए अलग, मैदानी क्षेत्र के लिए अलग एक लगातार एक तरह से रणनीति बन रही है। तो जैसे ही वो जनता के सामने आएगा, जनता को भी लगेगा कि हाँ, एक पढ़ी लिखी सरकार काम कर रही है, जिसमें जनता के लिए सोच रही है। वो सिर्फ जुमलेबाजी या सिर्फ भाषणबाजी पे निर्भर रहकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उसके पास एक प्लान है, एक विजन है जनता के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, आपकी समस्याएं क्या है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर है, चाहे वो चाय पे चर्चा को लेकर हो, चाहे वो ऑक्सीमीटर अभियान को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर। एक वीडियो वैन में हमारा कार्यक्रम हुआ था। तो इन सारे कार्यक्रम अभियान का हमारा सिर्फ ये मतलब था कि क्षेत्र में जाएं, गाँव में जाएं और उन्हीं से पूछें कि समस्याएं आखिर है क्या। और कई बार हमें जो निष्कर्ष, हमें समाधान मिलते हैं वहीं के लोगों से मिलते हैं। जैसे कि हम विकास नगर की बात करें तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि सब कुछ होते हुए भी यहीं पर इतने सारे पावर हाउस है, फिर भी हम बिजली का बिल बहुत महंगा दे रहे हैं, पानी का बिल बहुत महंगा दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे रोजगार हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ खनन तक सीमित रह गया काम। तो हम वही चाह रहे हैं, हर चीज़ को आप विजन से काम करें। अगर आप खनन भी कर रहे हैं तो उसकी भी एक गाइडलाइन बनाएं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। आप यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल खोलें, वहाँ पे कितने रोजगार आप उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छे स्कूल खोलें, पहाड़ों में 2500 स्कूल बंद हो गए। अगर आप चाहते तो वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती करा के, वहाँ के सिस्टम को अच्छा करके, व्यवस्थाओं को अच्छा करके वहाँ पे कितने रोजगार आप दे सकते थे। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कभी भी रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इवन यहाँ तक भर्ती भी नहीं निकल रही है। जो निकल रही है वही बार बार बातें सामने आती है कि कभी नेताओं के रिश्तेदारों को बैकडोर एंट्री मिल रही है, कभी नेताओं के भतीजी को, खुद के पुत्र को आवंटित हो रही है। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करना, और जब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा तो जो रोजगार है वो आम आदमी तक पहुंचेगा। जब हम देखते हैं दिल्ली का काम, तो जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल थे दिल्ली के, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। उन गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत थी पहले, केजरीवाल सरकार आने से पहले जो हुआ करती थी, आज वही स्कूल आपके प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर हो गए। शिक्षा का स्तर तो हमें सुधारना होगा, क्योंकि वही रीढ़ की हड्डी है हमारे आने वाले भविष्य की। बात करें स्वास्थ्य की, तो शिक्षा स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है। आपके गांव में अच्छा स्कूल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और आपको इलाज के लिए एक गांव से बहुत दूर जाना पड़ता है, जैसे कि चक्राता के लोग अधिकतर विकासनगर में रेफर सेंटर बने, यहाँ से फिर वो देहरादून जाते हैं, तो कई बार ये कारण पलायन के बन जाते हैं। तो अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को साथ में लेके चले, जितना काम आप शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं उतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी करें। जैसे मोहल्ला क्लिनिक डेवलप करें आप हर गांव में या छोटे कस्बों में एक ऐसा अच्छा हॉस्पिटल तैयार करें 200 बेड का, कि आपको कम से कम उस विधानसभा को छोड़ के दूसरी जगह इलाज के लिए ना जाना पड़े। और इलाज की जो सुविधा है वो गरीब आदमी के लिए बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। या फिर आपने देखा होगा कई बार हम कार्ड की बात करते हैं, बहुत सारी सरकार ने कार्ड लॉन्च किए थे, केंद्र सरकार ने, लेकिन कई बार वो नाकामयाब नजर आते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल उनको लेने से मना कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज बताते हैं, वो किसी के काम नहीं आते। विकास नगर का एक हॉस्पिटल, उसमें कोरोना काल का दूसरा साल चल रहा है, अभी तक ICU बेड, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। कितनी शर्म की बात है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि विकास नगर में, जहाँ से कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ के हॉस्पिटल की हालत ऐसी है। हमें कोविड सेंटर के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑथराइज करना पड़ रहा है, जो जनता को लूट रहे हैं। क्या हम 1.5 साल में अच्छा हॉस्पिटल तैयार नहीं कर सकते थे? केजरीवाल सरकार ने मात्र 3 महीने में 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया, सारी सुविधाओं से लैस। और हमारे यहाँ के विधायक सिर्फ परीक्षण के लिए जाते हैं, वो कोविड सेंटर में परीक्षण के लिए जाएंगे कैसा चल रहा है। हमें परीक्षण नहीं चाहिए आपका, हमें आपके एक दौरा नहीं चाहिए हॉस्पिटल में, हमें हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी चाहिए जिससे मरीजों को बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। इस समय जितनी मौतें कोरोना से नहीं हुई है, उससे ज़्यादा मौतें अव्यवस्थाओं से हुई है।
ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर बेड की कमी से हुई है, दवाइयों की कमी से हुई है, डॉक्टर की रिपोर्ट देर में देने की वजह से हुई है। जो सेंटर थे, सॉरी, जितने जांच सेंटर थे कि आज आपने टेस्ट कराया, 4-5 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आई, तब तक मरीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो इन चीज़ों का हमें समझना पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, प्रभु न करे कि तीसरी लहर में भी अगर यही हालात रहे तो जैसे कि सुनने में आ रहा है कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी, तो तब आप क्या करेंगे? तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, आपने जो गलतियां पिछले 1.5 साल से दोहराई वो आप ना दोहराएं। सबसे पहला काम आप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर करें। स्वास्थ्य केंद्र को आप इतना डेवलप कीजिए कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो आम आदमी उसे आराम से झेल पाए, उसमें ऐसा कोई किसी भी तरह की हानि ना हो, खास करके बच्चों के लिए। राहत पैकेज के नाम से बहुत सारी चीज़ें आई, लोगों को लगा कि शायद हमें कुछ राहत मिलेगी, चाहे वो व्यापारिक वर्ग छोटा मोटा, चाहे मिडिल क्लास। सबसे ज़्यादा कमर टूटती है मिडिल क्लास की, जिनको किस्तें देनी होती है, EMI देनी होती है, बच्चों की फीस देनी होती है। उन लोगों के लिए सरकार ने अभी तक ऐसी कोई योजना धरातल पर नहीं उतारी है। कागजों में भली उतरी होगी, धरातल पर कोई ऐसी योजना नहीं उतारी है जिसको आप राहत पैकेज कह रहे हैं। वो एक लोन है। एक आम आदमी जो पहले से किस्तों में डूबा हुआ है, क्या वो दूसरा रोजगार लेने के लिए लोन लेगा आपसे? जबकि उसके ऊपर पहले से कोई लोन चल रहा है, वो पहले से किस्तें दे रहा है। आपको चाहिए कि इस समय या तो उसकी आप किस्त कम करें, या फिर जैसे कि टैक्सी चालक है, हमारे ऑटो चालक है, इस समय इनका व्यापार पूरी तरह से बंद है, इनकी जो गाड़ी है इन्होंने लोन पर ली हुई है, हर महीने इनको किस्त देनी होती है। तो सरकार को चाहिए डायरेक्ट इनको आर्थिक पैकेज दें ताकि अपनी किस्त जमा कर सकें। जो प्राइवेट स्कूल फीस है उन पर नकेल कसे। प्राइवेट स्कूल को बहुत कम ही इस समय फीस लेनी चाहिए, लेकिन ट्यूशन फीस के नाम पर भी बहुत मोटी फीस का दबाव बनाया जा रहा था पेरेंट्स पर। सरकार ने कुछ नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों ने पूरी मनमानी की, प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी पूरी मनमानी की। बेड को लेकर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, किसी भी तरह की कालाबाजारी से सरकार नहीं रोक पाई। किसी भी तरह की योजना में सरकार ने कोई भूमिका कोरोना काल में इतनी बेहतरीन नहीं निभाई है। सिर्फ 5 किलो किसी को आटा या चावल देने से आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि उसके बदले में जनता ने आपको लगातार टैक्स दिया है। उसके अलावा जनता ने, जो सक्षम जनता थी, आपको लगातार राहत कोष में फंड दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री राहत कोष हो, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष हो। जितने हमारे अच्छे समाज के अच्छे लोग हैं और जो सक्षम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा चंदा दिया है, लेकिन उस चंदे का कोई हिसाब नहीं है सरकार के पास। अगर उस चंदे का एक हिसाब होता, वो जारी होता, तो आज आप और हम सवाल पूछ रहे थे उससे आपने क्या किया, क्या नहीं किया। जब कोरोना के लिए किट जारी हुई, जो पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, शुरू में इसमें बोला गया था कि ऑक्सीमीटर भी होगा उस किट में, उसमें आपका थर्मल स्कैनिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उस समय सिर्फ उसमें दवाइयाँ थी कुछ और एक मास्क। जब इसके ऊपर पत्रकार बंधुओं ने आवाज़ उठाई, बताया कि इसमें यही चीज़ें बताई गई थी, लेकिन पेशेंट को सिर्फ दवाइयाँ मिल रही हैं, तब जाके शायद सरकार ने इसमें कोई पहल की होगी, नहीं तो अभी तक बहुत बुरी व्यवस्था है। जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो इतना ज़्यादा नुकसान शायद नहीं हुआ था, जो मुझे लगा। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन शायद उस समय हम संभल गए थे। लेकिन जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर आने से पहले, जो कि सरकारी सूत्रों से हमें पता चला, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि हमारे वैज्ञानिक वर्ग ने हमारे केंद्र सरकार को 2 महीने पहले सूचित कर दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और ये बहुत भयंकर रूप लेगी, आप लोगों को इस तरफ कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार का पूरा ध्यान था बंगाल चुनाव, असम चुनाव के ऊपर, कि हमें किसी भी तरह चुनाव लड़ना है, हमें किसी भी तरह चुनाव जीतना है। उसके लिए हमें कितनी भी लाशें बिछानी पड़े, कितना भी यहाँ पर लोगों का नुकसान हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो इतनी बड़ी अनदेखी केंद्र सरकार की तरफ से हुई थी इस बार। आप यकीन मानिए, अगर उस समय ये चुनाव नहीं होते, कुंभ के लिए ठोस कदम उठाए गए होते। उत्तराखंड में अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कुछ है तो वो कुंभ है, इसको आप मानिए या ना मानिए। अगर कुंभ में उस समय ठोस कदम उठाए होते, अगर कुंभ को एक सीमित दायरे में किया होता, तो शायद उत्तराखंड में इतने अधिक केस नहीं होते, शायद पूरे देश में इतने अधिक केस नहीं होते। जब आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, आपके पास इतने ज़्यादा डॉक्टर का स्टाफ नहीं है, आपके पास दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आपको चुनाव की तैयारी के लिए किसने कहा था? आपको किसने कहा था कि आप कुंभ की तैयारी कीजिए? आपको पहले चाहिए था कि पहले अपने लोगों की आप जान बचाए किसी भी तरह। आज दूसरे देश क्यों सफल है? आज दूसरे देशों में भारत की निंदा क्यों हो रही है? आज क्यों इतनी सारी लाशें देखकर बाहर के विदेश की जितनी न्यूज एजेंसी है हमारे देश के लिए किस तरह के शब्द यूज कर रही है कि लाशों के ढेर पर बैठे हैं यहाँ के शासक,
यहाँ के शासक आंख मूंद कर बैठे हैं। यहाँ के जो शासक है उन्होंने सिर्फ राजनीति को धर्म माना है। क्या अपने देश की जनता को बचाना उनका धर्म नहीं था? क्या जितनी हत्याएं हो रही है, ये हत्याएं, ये मौतें नहीं है कोरोना से, ये हत्याएं हुई है सरकार के अव्यवस्था के कारण, क्या इनको रोकना सरकार का धर्म नहीं था? तो अगर उस समय सरकार ने थोड़ी सी सजगता दिखाई होती तो शायद कोरोना की इतनी बुरी तरह से हालात हमारे यहाँ पर नहीं होते। हम कहते हैं कि जनता की लापरवाही है, जैसा आपका शासक करेगा वैसे ही जनता उसको फॉलो करेगी। आपका शासक 10,000 की भीड़ में बिना मास्क के अगर भाषण दे रहा है तो जनता उस चीज़ को जरूर फॉलो करेगी। जनता भी चाहेगी कि जब मेरा शासक, मेरा देश का प्रधानमंत्री बिना मास्क पहने 10,000 की भीड़ में जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। हाँ, बाद में आप उसके लिए कठोर कानून बनाइए कि 500 का चालान आपका कटेगा, 1,000 का चालान कटेगा, तो शायद आप उसको फिर रोकेंगे, क्योंकि उससे तो आपका राजस्व भी आ रहा है एक तरफ से। लेकिन आपने जो प्राइमरी जो स्टेप लेने थे वो आपने नहीं लिए। अच्छा, अभी जैसे कि आपने कहा कि वर्चस्व से ज़्यादा, इस कोरोना काल में मैं आपको बताती हूँ कि देखो, चाहे हमारी भाजपा सरकार हो चाहे इससे पहले जो सरकार रही हो, इस कोरोना काल में जितनी अधिक हमने लोगों की सेवा करते कुछ लोग देखे तो वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो सड़क पर थे। आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल जी है, जिन्होंने देहरादून में एक 20 बेड का हॉस्पिटल स्थापित किया है कोरोना मरीजों के लिए, जिसमें निःशुल्क इलाज की उन्होंने सुविधा मुहैया कराई। साथ में कुमाऊं में, काशीपुर में दीपक बाली जी आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वहाँ पर एक हॉस्पिटल की स्थापना की है, जिसमें वहाँ पर भी निःशुल्क इलाज चल रहा है। वहाँ पर प्रशासन की कुछ सहायता ली गई। उसके अलावा हर स्तर से, हर विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपने कंधों पर सैनिटाइजर की मशीन लेकर चल रहे हैं, गाँवों को बचाने के लिए, अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए, कि हम अपने सीमित संसाधनों से अपनी अपनी विधानसभा को, अपने अपने गाँव को बचा पाए। वो मास्क वितरण कर रहे हैं, वो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, किसी को राशन की जरूरत है तो वो उसको भी मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की किसी को आवश्यकता है तो वो ग्रुप्स बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं। मतलब इस समय जितना काम मैंने देखा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना सरकार में रहते हुए किया है, अगर उतना काम शायद कांग्रेस या भाजपा भी करती तो शायद हम सिचुएशन को और अधिक मजबूती से संभाल पाते। लेकिन जितना सरकार ने किया उसके लिए धन्यवाद, उन्हें बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और जो और भी सामाजिक संगठन, अभी मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, और भी जितने सामाजिक संगठन इस काम में आगे आए हैं, चाहे वो कोई भी सामाजिक संगठन हो जिन्होंने अपनी तरफ से काम किया, उन सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि इस कोरोना काल में हम सब मिलकर ही ये लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन सरकार से जितनी उम्मीद थी वो पूर्ण तरह से विफल रही है। उसके लिए सरकार को फिर से एक बार सोचना होगा कि हम कहाँ पर क्या कर सकते थे ताकि इस महामारी को बहुत जल्दी रोक सकते। वैसे तो राजनीतिक परिवार है मेरा, लेकिन जो मुझे राजनीति करने की एक चेतना मेरे अंदर जगी है वो मैं फिर से बता रही हूँ, वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जगी है। क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा कि वो राजनीति नहीं करते, वो डायरेक्ट काम करते हैं, समाज की लिए सेवा करते हैं। और उनका कहना भी है कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलना है, कि राजनीति मत कीजिए, राजनीति को आप काम का दायरा बनाकर उसमें काम कीजिए। तो मेरा राजनीति में आने का सिर्फ यही एक मोटिव था कि हम जनता के बीच में जाए, जनता का काम करें, जनता की परेशानियों को सुने। जीतने के बाद एक पद पे बैठ जाना और उसके बाद सिर्फ जाके दौरे करना जगह के, ये राजनीति नहीं है। जहाँ पर अव्यवस्था है वहाँ पे जाके उस व्यवस्था को आप सुधारें, उसमें आप अपना पूरा सहयोग दें, अपना पूर्ण सहयोग दें। जैसे दिल्ली में जितने विधायक इस समय कोरोना काल में, हर विधायक अपने क्षेत्र में जाके जहाँ पे जिस चीज़ की कमी, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे बेड की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे राशन की हो, अपने कंधे पे जिम्मेदारी उठाकर हर विधायक अपना काम कर रहा है। तो क्या उत्तराखंड के 70 के 70 विधायक मिलकर अपनी अपनी विधानसभा में उस तरह का काम नहीं कर सकते थे? क्या सिर्फ मात्र दौरे कर देना या 2 फोटो खिंचवा देना मास्क बांटते हुए, क्या ये एक विधायक का कर्तव्य है? तो ये एक विधायक का कर्तव्य नहीं, जीते हुए विधायक का। उसको चाहिए था कि अगर बार बार सरकार, जनता कह रही है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल लूटा जा रहा है, तो पहले अपने सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारती, ताकि जितने मरीज हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते। जितने जो सक्षम नहीं है, जो सक्षम है वो अपना इलाज कहीं पर भी करा सकते हैं, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, वो अपने जिले से बाहर भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन जनता को जो चुनती है, जो गरीब जनता चुनती है, वो इसलिए चुनती है कि उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं मिले, और वही आपको कुछ बनाती है। आप उन्हीं के लिए कुछ कीजिए। आप सिर्फ व्यापारी वर्ग के लिए या सिर्फ खनन माफियाओं के लिए या सिर्फ ठेकेदारी प्रथा को जन्म देने के लिए विधायक नहीं बने। ये जो मेरे शब्द है ये हर उस विधायक को है जो इस तरह के कार्य में आजकल लिखते हैं अपना कर्तव्य भूलकर। तो अपना कर्तव्य मत भूलें, जनता के लिए काम कीजिए, गरीब जनता के लिए, जो आपको बनाते। संदेश ये कि जैसे कि कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है, तो सबसे पहले तो अपने जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप पहले
पहले खुद जागरूक रहें। आप सही से जानकारी लीजिए किसी भी बीमारी की, किसी महामारी की, कि आप कैसे बच सकते हैं। हॉस्पिटल में जाने से पहले ही अगर आप अपने आप को समझ पाते हैं कि हाँ मेरे में कोई लक्षण है, और आप घर पर ही अपना इलाज होम आइसोलेशन रहकर करते हैं, तो आप अपनी जान को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। जैसे कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी आजकल न्यूज़ में है, और उससे कुछ डेथ्स भी हुई हैं। तो प्रॉपर जानकारी रखिए। आप सोशल साइट्स पर लगातार जानकारी मिल रही है, आपको टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से जानकारी मिल रही है, न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो अगर कोई लक्षण है तो आप शुरुआती दौर में ही उनके लिए सतर्क रहकर इलाज कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। होम आइसोलेशन में रह के अपना इलाज कीजिए। जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े हॉस्पिटल में जाने की, तब तक सतर्क रहें, धैर्य से अपना घर पर इलाज करें। बाकी हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी हुए हैं परामर्श देने के लिए जो कोरोना पेशेंट हैं। मैं निवेदन करूंगी आप भी अपने न्यूज़ में उसको ज़रूर उसको स्क्रीन पे चलाएं, ताकि हर आदमी तक वो नंबर भी पहुंच पाए। और मेरा क्षेत्र की जनता से यही निवेदन है कि आज आवाज़ मत उठाइए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, अपनी मूलभूत सुविधा के लिए। अगर 20 साल से आप लोग आवाज़ उठा रहे होते तो शायद अब तक बहुत अच्छा हम कर चुके होते, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हो चुकी होती। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी हम आवाज़ उठाएंगे। और ऐसी कोई भी महामारी अगर भविष्य में आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। कोई भी किसी भी तरह की प्राण हानि ना हो। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।